जय श्री राम बच्चों केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। मैं तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन सिखा चुका हूं। सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं ये भी बता चुका हूं। वो जो टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसमें हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वो हाफ सेल का है, लेकिन अगर पूरा एक कंप्लीट सेल अगर आपको दिया हो तो उसका ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। याद है कि भूल गए? अरे भैया बताया नहीं था क्या? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का मतलब जिसमें रिडक्शन हो रहा है, एनोड मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन होता है राइट साइड वाले बीकर में, ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट साइड वाले बीकर में, और दोनों में ही एसआरपी लेना होता है। याद है कि भूल गए? ये हमें आईयूपीएससी ने बताया। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। तो मैं तुम्हें ये बता चुका हूं कि पूरे एक कंप्लीट सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ कैसे निकालते हैं। नॉट का मतलब यहां पर क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर आपको ईएमएफ फाइंड करना है तो आप टेबल में से वैल्यूज उठा के ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड पे पुट कर दो, और कुछ इसके अलावा आपको नहीं करना। हाँ या ना? बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी भी सेल का ईएमएफ मैक्सिमम होता है। अब ये मैं तुम्हें नई बात बता रहा हूं। क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी भी सेल का ईएमएफ कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। अब ये मत पूछना स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन 1 मोल, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटीएम। याद है कि भूल गए? अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी सेल को रखते हो तो उसका जो ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा जो टेबल में गिवन है। उसी की मदद से हम लोग सेल का ईएमएफ भी निकाल लेते हैं। पर क्या ये जरूरी है कि हमेशा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया हो? क्या ये जरूरी है कि सेल हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही दिया हो? नहीं। और अगर नहीं दिया होगा तो फिर उसका ईएमएफ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या हम टेबल से वैल्यू उठा सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं नर्स इक्वेशन। क्या यूज करते हैं बच्चों? नर्स इक्वेशन। आज तुम्हें मैं नर्स इक्वेशन समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुन लेना। स्कूल वगैरह में तुमने पढ़ ही लिया होगा, इसका यूज कैसे करते हैं वो भी पता होगा, लेकिन फिर भी बच्चों के आंसर गलत अक्सर आ जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। नर्स इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं दिया होगा। मतलब ये कि जो कंसेंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं होगी। हाँ या ना? टेम्परेचर वही रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर भी 1 एटीएम ही रहता है 99% केसेस में। वो इसलिए क्योंकि आप सेल का जो भी रिएक्शन वगैरह कर रहे हो वो कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी ना चेंज कर दोगे, उसके लिए कर तो यहीं पे रहे हो और रूम टेम्परेचर पे ही कर रहे हो। तो 99% केसेस में जो रूम टेम्परेचर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वही रहता है, खाली कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, वो 1 मोलर नहीं रहती। समझ गए? तो 1 मोलर अगर नहीं रहेगी तो वो स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। तब आप ईएमएफ कैसे फाइंड करोगे? तब आप लगाओगे नर्स इक्वेशन। समझ गए? नर्स इक्वेशन दोनों में काम करता है। नर्स इक्वेशन काम करता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ये किस काम आता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड EMF of a cell at non-standard condition। हाँ या ना? और नर्स इक्वेशन दोनों में काम करता है। हाफ सेल में भी काम करेगा और कंप्लीट सेल में भी काम करेगा। तो अगर हाफ सेल का ईएमएफ निकालना हो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम करेगा और फुल सेल में भी काम करेगा। करके देखें एक बारी। तो नर्स इक्वेशन पहले मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूं। नर्स इक्वेशन है
E cell is equal to E naught cell minus RT upon NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू पावर A और B। दिखाई दे रहा है? अब मैं तुम्हें ये सारे टर्म पहले समझा देता हूं। बच्चों यहां पे E नॉट सेल क्या है? ये सेल का वो EMF है जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। जो तुम लोग टेबल में से वैल्यू निकालते हो या क्वेश्चन में दिया रहता है, और वो भी कौन सी वैल्यू लेनी है आपको? SRP। ये तो बता चुका हूं ना। तो ये क्या है बच्चों? ये वो है जो तुम फाइंड कर रहे हो, सेल का वो EMF जब वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है। यानी कि EMF ऑफ अ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। कोई दिक्कत? बच्चों अगर मैं इसको छुपा दूं, इसको छुपा देता हूं यहां से यहां तक। अब तुम बताओ स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का EMF है और नॉन स्टैंडर्ड पे, क्या ये कभी इक्वल होंगे? कौन बड़ा है? E नॉट सेल बड़ा है, ये छोटा है। तो अगर मुझे E सेल फाइंड करना है तो E नॉट सेल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? क्या बोला मैंने? जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे EMF होता है वो स्टैंडर्ड वाले से छोटा होता है। तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो इसमें से समथिंग माइनस करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये क्या है वो भी देख लो। बच्चों यहाँ पे R क्या है? R, अरे जल्दी बोलो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू कौन बताएगा? बोलो। 8.314 जूल केल्विन पर मोल। एक मिनट, PV इक्वल टू nRT। तो प्रेशर का क्या हो गया? इसका हो गया प्रेशर जो वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या होती है आर की? जूल पर केल्विन आएगा ना यहाँ पे। टेम्परेचर नीचे है, पर मोल। हाँ, जूल पर केल्विन पर मोल। समझ में आ रहा है? जूल मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू याद रखना। इसके बाद आ जाओ T पे। T क्या है बच्चों? टेम्परेचर, जो कि कितना रहेगा? नॉन स्टैंडर्ड पे भी 99% केस में ये रहेगा 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें केल्विन वाला यूज करना है 298। समझ गए बच्चों? N क्या है यहाँ पे? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ओवरऑल रिएक्शन में। तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या ट्रांसफर्ड इन ओवरऑल रिएक्शन। बात समझ में आ गई? F यहां पे क्या है बच्चों? F होता है फैराडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पता है किसी को? फैराडे कांस्टेंट जो है, पहले ये समझ लो होता क्या, ये कांस्टेंट आया कहां से? ये एक्चुअली होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होगा ना, 1 मोल समझे? 6.022 into 10 raised to power 23 एवोगैड्रो नंबर होता है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे जो भी टोटल चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैराडे कांस्टेंट। तो 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और हमें फाइंड करना है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 6.022 into 10 raised to power 23 मल्टीप्लाई कर लोगे या करके दिखाऊं? कर लोगे? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 96487 कूलम। कोई दिक्कत? पर हम लोग इसको नियरली कितना पुट कर लेते हैं? 96500 कूलम। कोई दिक्कत? याद रहेगा? अच्छा, F हो गया, E हो गया, R हो गया, T हो गया। बच्चों ln क्या होता है? ln नेचुरल लॉग होता है।
लेकिन हम लोग को जो लॉग यूज करते हैं, लॉग टेबल बुक दी रहती है, उसमें लॉग का बेस हम लोग क्या चाहते हैं? मैंने तुम लोगों को लॉग सिखाया था ना, बिना कैलकुलेटर के, बिना लॉग टेबल के कैसे निकालते हैं। तो उसमें लॉग का बेस क्या रहता है? 10। तो अगर मुझे लॉग ln से लॉग का बेस 10 चाहिए तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेस 10 हो जाएगा। समझ गए? अब P यहां पे प्रोडक्ट है, R यहां पे रिएक्टेंट है, ये भी लिखूंगा, समझ गए? तो ये दोनों जो है ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है फॉर कंप्लीट सेल। और ए और बी पावर्स हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो जब आप इक्वेशन को ओवरऑल को बैलेंस करते हो ना, 2 से मल्टीप्लाई करते हो इलेक्ट्रॉन काटने के लिए, तो जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो यहाँ पर ए और बी आ जाएगा। ए एंड बी आर द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन द ओवरऑल रिएक्शन। समझ गए? अगर मैं ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? Put all these values in equation nonce इक्वेशन में डाल दो इसमें। तो बच्चों ये मैं इरेज कर दूं, ये समझ में आ गया? तो ये ईएमएफ ऑफ सेल है नॉन स्टैंडर्ड पे, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाली वैल्यू है, पर हमें नॉन स्टैंडर्ड वाला फाइंड करना है, इसीलिए हम लोग नॉन इक्वेशन लगा रहे हैं। अगर ये सारी वैल्यू यहां डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 8.314 298 divided by n into 96487 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रेज टू द पावर ए एंड बी। यानी बार बार आप क्या इतना टाइम पास कौन करता है कि ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करके ये बार बार सॉल्व करोगे? नहीं। तो इसमें अब आप चेक करो, यहां से लेकर ये पूरा कांस्टेंट है, तो आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू पावर ए एंड बी। ये इक्वेशन अब आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। सबको समझ में आ गया? यानी न्यूमेरिकल आएगा तो आप ये इक्वेशन लगाना मत। आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? ये वाली। याद रहेगा? समझ में आ गया सबको? चले आगे। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना और याद भी कर लेना। तो मैंने तुम्हें अब ये भी बताया था बच्चों कि ये जो नर्स इक्वेशन है वो हाफ सेल में भी काम करती है और कंप्लीट सेल में भी काम करती है। अब ये कैसे काम करता है वो देख लो। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एम कोई मेटल है और M2+ ने क्या करा, ये एक्वस कंडीशन में था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और ये क्या बन गया? M सॉलिड। सही है गलत है? अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ये 2 ही इलेक्ट्रॉन ले, तो इसमें हो सकता है n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ऐड कराने पड़े सॉलिड स्टेट में जाने के लिए। 2 मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जनरली अभी तक हम जिंक और कॉपर में 2 ही लिखते आए हैं, Ag के केस में 1 ही रहता है ना? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गई। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है तो नर्स इक्वेशन कैसे लगेगी? देखो भाई, E Mn M n plus 2m is equal to E naught Mn plus slash m minus 0.059 अपॉन n log। अब बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहां पर कौन है? m सॉलिड स्टेट में, और अपॉन में रिएक्टेंट कौन है? Mn प्लस
और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है और इसका भी 1 है, तो पावर 1 1 हो गई। तो ए बी भी समझ में आ गया। हम ये जानते हैं कि जो भी चीज सॉलिड स्टेट में होती है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिटी 1। तो क्या यहाँ पे हमें ये लिखना चाहिए बच्चों, क्या लिखना चाहिए, 1। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि जब भी कभी हाफ सेल दिया होगा तो आपको ये बात याद रखनी, वो हाफ सेल का चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, हमेशा याद रखना ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऊपर 1 ही आएगा, हमेशा हमेशा ऊपर 1 ही आएगा हाफ सेल में। ये हाफ सेल के लिए मैं तुम्हें फिर बता दे रहा हूं, ये किसके लिए है बच्चों, हाफ सेल में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का झंझट मत पालो। हाफ सेल में ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ये सब भूल जाओ। हाफ सेल अगर होगा ना ऊपर हमेशा याद कर लो और नीचे हमेशा जो भी आयनिक फॉर्म में एक्वस फॉर्म में जो कंसंट्रेशन दी है वो खत्म, और उसके आगे जो भी नंबर मल्टीप्लाई है वो उसकी पावर लगा देना। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का? तो क्यों ना एक बार डैनियल सेल में हम ये हाफ सेल दोनों जिंक और कॉपर के हाफ सेल थे ना उसमें लगा के देखें एक बार। तो चलो भाई चेक करते हैं एक बार। फॉर जिंक, बच्चों जिंक में अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या बनेगी बताना जरा, E Zn2 plus slash Zn is equal to E naught Zn2 plus slash Zn minus 0.059 upon n log ऊपर 1 ही आएगा और नीचे Zn2 प्लस की जो भी आयनिक फॉर्म में कंसंट्रेशन है। कोई दिक्कत है? हाँ, पर मैं अभी इसको n ही रहने देता हूँ। वैसे यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, हम जानते हैं हाफ सेल में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी लूज करता है, पर अभी मैं इसको n ही रहने देता हूँ। सेम ऐसे ही बच्चों कॉपर के लिए क्या होगा, कॉपर के हाफ सेल की रिएक्शन क्या होगी, ECU2 प्लस स्लैश Cu इज इक्वल टू E नॉट, ये RP है नहीं है तो यहाँ पर भी हमें RP ही पुट करना पड़ेगा, टेबल में RP दिया रहता है। तो Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस 0.059 अपॉन n, अब कॉपर में भी n 2 ही रहता है तो मैंने यहाँ पे n लिख दिया, लॉग ऊपर 1 ही रहेगा और नीचे Cu2 प्लस। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे पूरे कंप्लीट सेल में नर्स इक्वेशन लगा के दिखाओ। अभी तक हमने नर्स इक्वेशन कहां तक लगाया है, हाफ सेल, जिंक वाला हाफ सेल, कॉपर वाला हाफ सेल। पूरे कंप्लीट सेल का अगर ईएमएफ फाइंड करना हो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे तब क्या करोगे, मतलब हम ये जानते हैं, इधर मैं रफ में लिख रहा हूं, पूरे कंप्लीट सेल का ई सेल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये तो याद होगा, ये तो याद होगा। तो बच्चों अगर मान लो फॉर कंप्लीट सेल, मैं लिख रहा हूं यहां पे फॉर कंप्लीट सेल, अगर मुझे ई सेल फाइंड करना है, अब मैं सेल लिख रहा हूं, यहां पर कॉपर और जिंक लिखा था क्योंकि वो हाफ सेल थे, हाफ रिएक्शंस थे। अब कंप्लीट सेल लिख रहा हूं, अगर ये फाइंड करना है तो जरा सोच के देखो, ई ऑफ कैथोड आएगा पहले, कैथोड पे कौन है जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन किसका होता है, कॉपर का, तो Cu2 प्लस स्लैश Cu आ जाएगा माइनस ई Zn2 प्लस स्लैश Zn आ जाएगा। चेक करो, जो चीज हमें IUPAC ने बताई थी मैंने वही लगाया है। अब मैं स्टैंडर्ड वैल्यू में तो ई सेल फाइंड कर नहीं रहा, तो यहां पर भी मैंने कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी हुई है। अभी तक हम लोग यहाँ पे देखो, लास्ट क्लास तक मैंने तुम्हें ई नॉट सेल फाइंड करना सिखाया था, तो आप लोग ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड निकालते थे, याद है? और इसकी वैल्यू के लिए कोई मेहनत मगजमारी नहीं करनी पड़ती, सीधा टेबल में दोनों वैल्यू दी रहती है या क्वेश्चन में दी रहती है, हाँ या ना?
इस बार आप लोग ई सेल फाइंड कर रहे हो जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, तो आप यहाँ पे जो वैल्यूज लोगे वो नॉट वाली लोगे, नहीं, कौन सी लोगे, नॉन स्टैंडर्ड। तो वो आपको ऐसे और ऐसे करके अलग से पूरी फाइंड करनी पड़ेगी। यानी अब मुझे यहाँ पर ये पूरी वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, हाँ या ना, बात समझ में आ गई? कर दो भाई। ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, ई नॉट कॉपर Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Cu2 प्लस। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर देखो ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, हाँ या ना? फिर एक ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट आता है मैथ्स में। क्या पता कुछ टर्म्स ऐसे हो जो नेगेटिव हो, फिर वो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस आएगा। और अब आप ये ई zn 2 प्लस स्लैश zn यानी ये वाली वैल्यू पुट करोगे, कर दो ई नॉट, तो सॉरी, हाँ ठीक है, zn 2 प्लस स्लैश zn माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन zn 2 प्लस। सबको समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करूं बच्चों की तरह या यहीं पे कर दूं? बच्चों ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो अभी बताओ, सही है? अब देखो ई सेल इज इक्वल टू, अगर मैं इसके पास ये वाली वैल्यू लाके लिख दूं, चेक करो, ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn। चेक करना ये ई नॉट सेल नहीं आ गया, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे वैल्यूज का जब डिफरेंस फाइंड करते हैं तो ई नॉट सेल आ जाता है, तो ये कंप्लीट सेल का ई नॉट सेल नहीं आ गया। और इसके बाद चेक करो ये वैल्यू भी नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 0.059 अपॉन n। माइनस कॉमन ले लूं बच्चों, मतलब इसमें से और इसमें से मैंने माइनस का 0.059 में n कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? यहां पर आ जाएगा log 1 अपॉन Cu2 प्लस और माइनस लगा के log 1 अपॉन Zn2 प्लस। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? देखो 0.059 बाय n माइनस का कॉमन लिया है, तो ये टर्म प्लस का ही रहेगा और ये माइनस का आ जाएगा, या आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, यही आ जाएगा जो ऊपर लिखा है। चले आगे। अब बच्चों ध्यान से देखते रहना, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो ई सेल फाइंड करने जा रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ई सेल कितना आया? इज इक्वल टू, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n, 0.059 बाय n। अब जरा चेक करो, log a माइनस log b, log आता है, log की भी एक वीडियो बनाई है मैंने, तो log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो log a यानी 1 अपॉन Cu2 प्लस अपॉन b 1 अपॉन Zn2 प्लस। सही है? ऐसे ही लिखोगे। अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत मैथ्स तो आता ही होगा, जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आएगा तो ये फ्रैक्शन सामने आके उल्टा हो जाएगा। तो ई सेल कितना आ गया हमारे पास? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। यानी कि अगर मैं कंप्लीट सेल की बात करूं तो मेरे पास ई सेल का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन विद रेज टू पावर a और b।
ये भी तो डिपेंड करता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कि नहीं। अभी समझ में आया? अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर जिंक को कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट है या ये रिएक्टेंट है तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लॉग के साथ हमेशा न्यूमरेटर में कौन आएगा? प्रोडक्ट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, या जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो या जो एनोड पे हो। और डिनोमिनेटर में कौन आएगा हमेशा? जो रिएक्टेंट होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा और जो कैथोड पे होगा। परंतु ये काम तभी करना जब कंप्लीट सेल दिया हो, क्योंकि हाफ सेल में मैंने तुम्हें बताया था सिर्फ 1/mn+ ही रहेगा। ये तो रट लो, हाफ सेल वाले में हमेशा 1 ही रहेगा। कंप्लीट सेल में आप लोगों को ये फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, दुविधा, संकट? समझ गए? कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। फिर से देख लो, हाफ सेल नर्स इक्वेशन लगा दी। हाफ सेल में हमेशा ये बात याद रखनी है, फॉर द हाफ सेल ऊपर 1 ही रहेगा और नीचे कंसेंट्रेशन। समझ गए? लेकिन जब मैंने यही इक्वेशन कॉपर और जिंक में लगाई, जो कि दोनों हाफ रिएक्शन थे, हाफ सेल थे, फिर मैंने कंप्लीट ई सेल फाइंड करने का लॉजिक लगाया यूपीएससी वाला, और जब ये वैल्यूज को पुट करा तो जनरल फॉर्मूला मेरे पास क्या आया? कंप्लीट सेल के केस में न्यूमरेटर में क्या आएगा? ऑक्सीडेशन, नीचे रिडक्शन वाले की कंसेंट्रेशन, या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से अगर समझना सीखना है तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। चले करें? तो पूछना तो पूछ लो। चलो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, और बहुत ही कम डाटा मैं यहां पर लिखने वाला हूं। फाइंड आरपी एंड ओपी ऑफ Fe2+ 0.01 m /FeS at 25 डिग्री सेल्सियस। और इसमें गिवन है E0 Fe2+ Fe -0.45 वोल्ट। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो, फाइंड आरपी एंड ओपी। आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सही है बच्चों? ये एसआरपी और एसओपी क्यों नहीं लिख रहा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं लिख रहा? भैया स्टैंडर्ड तो तब बोलेगा ना जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोल होती है वैल्यू। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं हो रहा है, इसीलिए वो आरपी और ओपी फाइंड करने को बोल रहा है। ओपी को तो छोड़ दो, बाद में साइन चेंज कर देंगे। आरपी कैसे फाइंड करेंगे? अब ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि अब लगेगी यहाँ पे नर्स इक्वेशन। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस इक्वेशन को या इस रिएक्शन को, इसको देखकर क्या लग रहा है? ये कंप्लीट सेल है, हाफ है? हाफ सेल है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है Fe2+। अब यहाँ पे AQ नहीं लिखा जाएगा। AQ तब लिखते हैं जब कंसंट्रेशन नहीं दी होती। जब कंसंट्रेशन दी होती है तो लिखते हैं कंसंट्रेशन 0.01 m। पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए हैं और ये बन गया FeS। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? बच्चों n की वैल्यू कितनी हो गई? जल्दी बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने गेन करे ना, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो नर्स इक्वेशन ये बोलती है कि E ऑफ सेल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? E0 सेल -0.059 अपॉन n लॉग, ऊपर हमेशा हाफ सेल में बनी रहेगा और नीचे Fe की कंसंट्रेशन यानी कि 0.01, और पावर इसकी बनी रहेगी क्योंकि इसके आगे 1 है।
अगर आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का लॉजिक लगाओगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये भी तो भी वही है, पर मैं फिर भी यही बोल रहा हूँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला लॉजिक मत लगाओ, हमेशा ऊपर 1 रहने दो हाफ सेल में और नीचे कंसंट्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। चलो भाई, अच्छा यहाँ पे ई नॉट सेल नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये हाफ सेल है, हमें यहाँ लिखना चाहिए Fe2+/Fe और Fe2+/Fe, है ना। अब बताओ हाफ सेल में आयरन का EMF क्या आया, इसकी वैल्यू क्या है? क्या ये SRP है? हाँ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो माइनस का 0.45 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 2। और लॉग बच्चों 0.01 को अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ log 10 स्क्वायर? हाँ या ना? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? तो E of Fe2+ upon Fe will be equal to 0.45 माइनस का माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू log 10 पावर 2 कितना होता है? जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिकल टूल्स में आप लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना सीख सकते हैं। बिना किसी लॉग टेबल और बिना किसी कैलकुलेटर के आप किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर का एंटी लॉग और लॉग फाइंड कर सकते हैं। आपको ये चैप्टर और 4th चैप्टर से पहले वो आना ही चाहिए। लॉग और एंटी लॉग अगर नहीं आता है तो इस चैप्टर में भी दिक्कत आएगी, चैप्टर 4 में भी दिक्कत आएगी और भी बहुत जगह दिक्कत आएगी जीवन में। समझ गए? और एक बार सीख लोगे, वन टाइम मेहनत कर लोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो log 10 पावर 2 होता है 2, 2 से 2, तो E of Fe2+/Fe कितना आ गया बच्चों? माइनस 0.45 और माइनस का 0.5 कितना हो गया? माइनस 0.509 वोल्ट। कोई दिक्कत? चेक करें आंसर इसका, बिल्कुल सही है। कोई मुझे बताएगा ये आरपी है या एसपी है? ये आरपी है। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने एसआरपी वाली वैल्यू ली थी। अच्छा, अगर मुझे इसी में फाइंड करना हो EFE/Fe2+, तो यहाँ प्लस का 0.509 वोल्ट हो जाएगा, यानी ये हो गया OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई दिक्कत? ये तो समझ में आ गया होगा। तो लास्ट इक्वेशन में भी हम आरपी ही लेके चलते हैं क्योंकि हमारी आदत है, हम वही करेंगे जो IUPAC बोलेगा। कोई दिक्कत? चले आगे। एक काम और करता हूं, ये जो यहां पर आयरन वाले हाफ सेल का वीडियो पॉज करो। एक काम और करते हैं बच्चों, सुनो, अभी जो अगले 2 क्वेश्चन मैं करने वाला हूं ना, वो इसी से लिंक है, ठीक है? तो मैं ये वाली वैल्यू कहीं पर ऐसे कोने में लिख देता हूं, ठीक है? ये याद रखना क्या है? आयरन वाले हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। कोई दिक्कत? लिख दूं? चलो इसको कहीं लिख देते हैं कोने में। Fe2+/Fe आ गया हमारे पास माइनस का 0.509 वोल्ट, ये लिख दिया। ये बाद में काम आएगा, अभी मैंने बस ऐसे ही लिख दिया। अब ये मिटा दूं बच्चों? अब एक और हाफ सेल सॉल्व करें। अभी एक और हाफ सेल करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आरपी एंड ओपी ऑफ CR/Cr3+ 0.1 m at 25 डिग्री सेल्सियस, और उसने मुझे दिया हुआ है E0
Cr3+/Cr इज इक्वल टू -0.75 वोल्ट। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है कि नहीं? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्रोमियम सॉलिड से आयन बन गया, और जब आयन बना तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड पे नहीं है तो क्या वो मुझसे एसआरपी और एसओपी निकालने को बोल रहा है? तो ये हाफ सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, इसीलिए यहां पर भी हम लोग क्या लगाएंगे? लास्ट इक्वेशन। चलो भाई बिना टाइम पास करे फटाफट सॉल्यूशन लिखते हैं। Cr3+ जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है, इसने पक्का 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, तभी ये Crs बनेगा। हालांकि देखो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर मैं रिडक्शन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं एसआरपी यूज करने वाला हूं। इसीलिए मैंने तुम लोगों को बोला था इस झमेले में मत पढ़ना कि न्यूमरेटर में ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन, या ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट आता है। हाफ सेल में हमेशा ऊपर 1 रहेगा, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ द आयन। तो इसीलिए मैंने इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई? 3। हाफ सेल है ना, हाफ सेल को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब लास्ट इक्वेशन लगा दो, E ऑफ Cr3+/Cr। मेरी बात समझ में आ रही है? हम ये Rp फाइंड कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? SRP, मतलब E0 Cr3+/Cr, ये वाली वैल्यू। इसीलिए मैंने इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है। कोई दिक्कत? -0.059 अपॉन n log, ऊपर 1 रहेगा, नीचे इसकी कंसंट्रेशन 0.1। समझ में आ गया? वैल्यू पुट कर दूं। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमारा आंसर क्या आया? इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? -0.75 -0.059/3 इंटू लॉग। बच्चों डेसिमल हटाऊंगा 10 हो जाएगा, तो log 10 कितना होता है? 1 होता है। अब बच्चों देखो इसको 3 से डिवाइड करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। क्या मैं 0.059 को 60 कर सकता हूं? एग्जाम में ऐसा मत करना, एग्जाम में गलती से भी ऐसा मत करना। ये 0.059 ही रहेगा, चाहे भले ही तुम्हें 3 से डिवाइड करना पड़े। समझ गए ना? पर अभी मैं इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए 60 बना दे रहा हूं। तो कितना हो गया? तो E ऑफ Cr3+/Cr इज इक्वल टू आ गया -0.75 -0.02, जल्दी बोलो। 0.77 वोल्ट। कोई दिक्कत? ये हमारे पास क्रोमियम का क्या आ गया? रिडक्शन पोटेंशियल। तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? +0.77 वोल्ट। कोई दिक्कत? तो ECr/Cr3+ हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये मैंने एक और हाफ सेल लिया क्रोमियम वाला, और उसका मैंने Rp निकाल के लिख के दिखा दिया। इसकी भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Cr3+/Cr इज इक्वल टू -0.77 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? बच्चों ये दोनों आयरन वाला और क्रोमियम वाला, अगर इन दोनों हाफ सेल को मिला दूं तो क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा? पक्का होता ही होगा, तभी तो इन्होंने मिला के इसको एक कंप्लीट सेल बनाया। तो अब जो कंप्लीट सेल बनेगा उसमें हम लोग यही नर्स इक्वेशन लगाएंगे और चेक करेंगे आंसर सही आ रहा है या नहीं। समझ में आ गया? अब हम लोग इन्हीं दोनों हाफ सेल को मिलाकर एक कंप्लीट सेल बनाएंगे और उसमें नर्स इक्वेशन को लगाकर ये वेरीफाई करेंगे कि आंसर सही आता है। अगर मैं कंप्लीट सेल में सीधा ही नर्स इक्वेशन लगा दूं तो, या फिर दो हाफ सेल का जो ईएमएफ हमने निकाला है सीधा यहां से आंसर निकालें तो, अगर दोनों आंसर मैच हो गए तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। कोई दिक्कत?
जो मैंने बोला अगर वो नहीं समझ में आया तो बोर्ड पे देखो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ई सेल फॉर गिवन सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखते रहना। CR3 प्लस 0.1 m डबल स्लैश Fe2 प्लस 0.01 m स्लैश FeS, और क्वेश्चन में दिया हुआ है E नॉट CR3 प्लस स्लैश CR इज इक्वल टू माइनस का 0.75 वोल्ट, E नॉट Fe2 प्लस स्लैश Fe इज इक्वल टू माइनस 0.45 वोल्ट। ये डाटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको इस कंप्लीट सेल का क्या फाइंड करना है, EMF। पहले मुझे ये बताओ बच्चों, क्या ये कंप्लीट सेल के अंदर वो दोनों हाफ सेल इंक्लूडेड है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, हाँ या ना? और मुझे इस कंप्लीट सेल का EMF फाइंड करना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, क्योंकि ना ही यहाँ पे 1 मोल लिखा हुआ है ना ही यहाँ पे 1 मोल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड हुआ, हाँ या ना? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नर्स इक्वेशन ना भी लगाऊं और मुझे मान लो ई सेल फाइंड करना है, ई सेल, ई नॉट सेल नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ ई सेल, तो क्या मैं यहां पे ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो यहां पर भी मैं नॉट वाली वैल्यू कहां ले रहा हूं, तो जरा चेक करना, ई सेल इज इक्वल टू कितना आ गया, कैथोड पे कौन है, रिडक्शन वाला Fe की वैल्यू है माइनस 0.509 माइनस, और एनोड पे कौन है बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम। तो क्रोमियम की नॉन स्टैंडर्ड वाली कंडीशन तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना आ रहा है, माइनस का 0.77, तो ई सेल विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 0.509 प्लस 0.77, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, चेक कर लो, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं इस पूरे कंप्लीट सेल में नर्स इक्वेशन ना लगाऊं, तो जरा सोच के देखो, हमें ई सेल फाइंड करना है ना, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, तो उसके लिए मैंने कैथोड और एनोड की नॉन स्टैंडर्ड वाली ईएमएफ की वैल्यू को आईयूपीएसी वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया। तो क्या ये आंसर गलत है? ये सही है, क्योंकि हम यहां पर ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हाफ सेल की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। अगर ये वैल्यू नहीं होती तो क्या करते, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने से अच्छा है इस पूरे कंप्लीट सेल में एक ही बार में नर्स इक्वेशन लगा दो। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक काम करते हैं, ये वैल्यू भी लिख देते हैं, पूरे कंप्लीट सेल की वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है प्लस 0.261 वोल्ट। कोई दिक्कत? ये भी हमने साइड में लिख दिया, और अब हम इसमें नर्स इक्वेशन लगाएंगे और देखेंगे आंसर ये आता है या नहीं आता। ठीक है, चलो भाई, अब कंप्लीट सेल में नर्स इक्वेशन कैसे लगाते हैं वो भी देख लो। जो सबसे पहले ये बताओ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है? क्रोमियम वाली, यानी Cr सॉलिड, इससे बना Cr3 प्लस 0.1 m, पक्का इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन Fe का हो रहा है, Fe2 प्लस 0.01 m, इसने पक्का 2 इलेक्ट्रॉन गेट करे होंगे, तभी बन गया होगा FeS। हाँ या ना बच्चों? क्या इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट रहा है? नहीं, तो इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई किससे होगा, इसकी इक्वेशन का, समझ गए? तो अब मल्टीप्लाई कर ही दूं सीधा। एक काम करो ना, जब तुमको पता है कि 2 से मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा, और इसका भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 लग जाएगा। सही है, हमने मल्टीप्लाई इसीलिए करा ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन गया, अब बताओ क्या बचा, 2 Cr सॉलिड
प्लस 3Fe2 प्लस और जो भी कंसंट्रेशन है, और इधर 2Cr3 प्लस 0.1 m प्लस 3FeS। ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ओवरऑल रिएक्शन क्यों लिख रहे हो आप? तो मैं बताने के लिए कि यहां पर n की वैल्यू क्या आई है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, बैलेंस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, n की वैल्यू क्या आई। ओवरऑल रिएक्शन में पहले ये करना होगा, कोई दिक्कत? अब नर्स इक्वेशन लगाओ। नर्स इक्वेशन कहती है कि पूरे रिएक्शन का, पूरे सेल, कंप्लीट सेल का ई सेल अगर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। याद है कि भूल गए? इस ओवरऑल रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है? ये दोनों, इसकी कंसंट्रेशन 1 है तो ये 0.1 आएगा यहाँ पे, हाँ है ना? इसका स्क्वायर भी होगा क्योंकि आगे देखो 2 है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में ये दोनों में से ये तो आएगा नहीं, ये आएगा, तो 0.01 होल पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पे तुम देख सकते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन था? दोनों है वैसे तो, पर ये तो 1 हो जाएगा ना, और तो यही बचेगा, और डिनोमिनेटर में ये आ गया। इसकी पावर 3 क्यों है? क्योंकि आगे 3 था। अब आप चेक कर लो, ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑक्सीडेशन और नीचे रिडक्शन वाला आ चुका है। ठीक है, अब इसको खाली सॉल्व करना है, लेकिन एक मिनट, ई नॉट सेल कहां से आएगा? तो जरा चेक करो, ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो कैथोड पे कौन है जिसका रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन किसका हो रहा है? Fe का। Fe की वैल्यू कितनी है? -0.45। बोलो हाँ। और यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस का 0.75। बच्चों सॉल्व करके बताओ, 0.45 और ये कितना हो गया? 0.3 प्लस का ना। तो ये ई नॉट सेल आपको सेपरेटली ऐसे निकालना पड़ेगा इन दोनों की हेल्प से। समझ में आ रहा है? आप कंप्लीट सेल का ईएमएफ निकाल रहे हो तो कंप्लीट सेल का ई नॉट सेल चाहिए, तो ई सेल विल बी इक्वल टू 0.3। ये हमने कहां से निकाला? इन दोनों की मदद से। ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 6। समझ गए ना? n6 है इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। तुम लोगों को एग्जाम में ऐसा नहीं करना। लॉग बच्चों चेक करना ये कितना है? 0.1 इंटू 0.1, 0.01, 0.01, 0.01। अगर इसके 2 डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसके 3 डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 2, 4 और 6, 10 पावर 6 आ जाएगा। इसको काटोगे 10 पावर 4 बचेगा, हाँ या ना? बच्चों log 10 पावर 4 कितना हो जाएगा? 4। तो ई सेल विल बी इक्वल टू 0.3 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 कैसे मल्टीप्लाई करो? ई सेल विल बी इक्वल टू 0.3 माइनस 0.04। बताओ जल्दी क्या आया? 0.26 प्लस का वोल्ट, और हमारा आंसर क्या था? 0.261। तो क्या प्रॉब्लम है? अब आगे नर्स इक्वेशन यूज करना। जितने भी नर्स इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिले करते जाना, डाउट आए पूछते जाना, और हो सका तो नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे जाएंगे नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में कर लेना, कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।